हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज ज्योग्राफी का क्लास 3 है और आज हम पढ़ेंगे स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में कि स्टार्स कैसे बनते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उनका डेथ कैसे होता है। तो चूँकि इससे पहले कि हम स्टार्स के बारे में पढ़े, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। किन चीज़ों का बेसिक नॉलेज, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले इन बेसिक्स चीज़ों को देख लेते हैं। क्या होता है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी चीज़ को जब आप तोड़ते जाएंगे, दुनिया में जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो आप हवा अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, या आपका पूरा बॉडी, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, हर एक जीव, हर एक सामान, कुछ जिन चीज़ों से मिल के बना उसको एटम कहते हैं। तो अगर आप उसको तोड़ते जाएंगे किसी भी चीज़ को, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो एटम होगा। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहते हैं। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। आप सुने होंगे परमाणु बम, एटम बम। तो लेकिन एटम को आप किसी चीज़ को क्या इतना तोड़ सकते हैं कि आप उसके एटम तक पहुंच सके? जी नहीं। आप अपने हाथ से या चाकू से या किसी चीज़ को इतना नहीं तोड़ सकते कि उसके एटम तक पहुंच सके। एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए अलग टाइप के माइक्रोस्कोप आते हैं जो कि नॉर्मल लोगों के यूज के लिए नहीं होते हैं। तो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा एटम है, हालांकि इतना बड़ा एटम होता नहीं है, अगर आप इसको भी तोड़ेंगे एटम को, तो एटम में भी 3 पार्टिकल निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को, ये एटम को भी तोड़ सकते हैं 3 पार्ट्स में, तो ये सबसे छोटा पार्टिकल कैसे हुआ? तो साइंटिस्ट यही मानता है कि यही सबसे छोटा पार्टिकल है। इस बहुत सालों बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में उसको तोड़ा गया। इसके पहले तो यही सिद्धांत चला रहा है कि ये छोटा पार्टिकल है सबसे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसको भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। और भी पार्टिकल्स इसके अंदर से निकलते हैं, लेकिन मेनली हम 3 की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी 0 चार्ज है। ठीक। देखिए, जब हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, हमारा जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हुआ, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, थोड़ा सा ठंडा, जो पहले से था उससे थोड़ा ठंडा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिल करके एक एटम बना है। ये तीनों आपस में मिल करके क्या बना दिए? एक एटम बना दिए। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में रहते कैसे? जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये उसके एटम के सेंटर में रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहता है ऐसे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे गोल। जिस तरह हमारी धरती है वो सूरज का चक्कर लगाती रहती है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा सन है, सूरज है, उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ लीजिए। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, और बाकी जितने भी प्लैनेट है जो सन का चक्कर लगाते रहते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि जो इलेक्ट्रॉन है सारे एक ही साइज़ के होते हैं। जैसे कि धरती, जुपिटर सबसे बड़ा, धरती थोड़ी छोटी है, मून से भी छोटा है, मार्स उससे, और मार्स धरती से थोड़ा सा छोटा है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन एक साइज़ के होते हैं और सारे न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह हमारी धरती और बाकी प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और बाकी क्या हो गया? अपने अपने ऑर्बिट में उस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डेंसिटी क्या होती है। किसी भी डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी कम स्पेस में या ज़्यादा स्पेस हो या कम स्पेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को भर देना, यानी कि कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ों को भर देना। जैसे कि अगर कोई आदमी गंजा है तो उसके सरों पे बालों की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, यानी घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं, यानी कितना घना है। ठीक है, तो बालों की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है। और वहीं कहीं, जैसे कि ये अगर मैं गंजा आदमी का स्कल बनाऊँ तो ये गंजा आदमी हो गया, और कहीं यहाँ 2-4 बाल हो जाएंगे, यहाँ 2-4 बाल हो जाएंगे, और यहाँ 2-4 बाल हो जाएंगे। और अगर वही जिसके पास फुल बाल है, अगर उसका मैं बनाऊँ तो ऐसे 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 बहुत ज़्यादा बाल होंगे उसके सर पे। तो क्या होगा? इसके बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई और इसके बालों की डेंसिटी बहुत कम हो गई। समझ में आ गया आपको? उसी तरीके से अगर एक कमरे में 10 लोग हैं तो यानी कि उस कमरे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और एक कमरे में 1 या 2 लोग हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो आपको समझ में आएगा डेंसिटी क्या होती है। तो यही चीज़ है डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड और स्टार्स वगैरह बने हुए हैं। तो आप समझते हैं कैसे बने।
तो हमारे गैलेक्सी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि ये घड़ी है, घड़ी के बाद 12 बजे के बाद 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है 12 के बाद 11 10, तो ऐसे घूमेगी ऐसे, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। तो कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसके आसपास क्या बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, मतलब तेज़ी से घूम रही है आपको और हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो साइज इतना छोटा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा अर्थ भी घूम रहा है, हमारी गैलेक्सी भी घूम रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि हमारा साइज बहुत छोटा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि एक ही जगह पर कुछ हवा बार बार घूमती रहती है तो वहाँ पर धूल का एक बाउंडर क्रिएट हो जाता है। एक मूवी आई थी मेरी जंग नागार्जुन की, उसमें वो अपने पैर को ऐसे ऐसे घुमाते हैं गुंडों के सामने, तो नीचे छोटा सा एक धूल का बाउंडर क्रिएट हो जाता है, हवा का बाउंडर क्रिएट हो जाता है। हालांकि मैंने भी बचपन में प्रयास किया था, वहीं पास में चेयर रखा हुआ था, चेयर पर पैर लग गया, चोट लग गया, अब बाउंडर तो नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाउंडर क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से जब हमारी गैलेक्सी घूम रही है तो उसके घूमने से, उसके रोटेशन से क्या हो रहा है, आसपास जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, गैस हैं, ठीक है, उनसे एक बाउंडर क्रिएट हो जा रहा है। बाउंडर यानी कि वो गैस और वो डस्ट पार्टिकल भी घूमने लग रहा है, समझ रहे हैं। तो जो हमारा पहला जो सबसे ज़्यादा गैस हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है, ठीक। तो सब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठंडे होने के बाद जब ये आपस में थोड़ा जुड़े और जुड़ के जो पहला एटम बना है वो हाइड्रोजन का एटम बना, और उस हाइड्रोजन के एटम से पूरा हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, यानी उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, समझ गए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन गैस होता है। हीलियम गैस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं और शायद 1 न्यूट्रॉन भी होता है। तो उतना आपको डीप में नहीं जाना, वो केमिस्ट्री की सब्जेक्ट हो गए। तो हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बाउंडर की तरफ घूमने लगा। अब कितना बड़ा बाउंडर, इतना बड़ा कितना बड़ा बाउंडर। वो बाउंडर इतना बड़ा था कि कई लाख गुना बड़ा धरती से था वो बाउंडर, यानी गैस का बाउंडर, गैस का तूफान, गैस के बादल, कितना ज़्यादा बादल थे कि वो धरती को भी कई लाख गुने तरीके से लपेट सकते थे। इतना बड़े थे, इतने साइज में बड़े थे कि सूरज से भी कई गुना बड़े थे। कितना बड़ा बाउंडर, समझ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा बड़ा भयंकर बाउंडर होगा। तो उस जो हवा गैस का बाउंडर था वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा। गोल गोल जब होना शुरू हुआ तो उनके अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को खींचने लगे। एक एटम इधर से खींच रहा, अपने आप को खींच रहा है, सारे एटम एक दूसरे को खींच करके पास लाने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगा। सारे हाइड्रोजन के एटम, हीलियम के एटम एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे अपनी तरफ, ठीक है। तो उससे अट्रैक्ट करते पूरा गोल से बना लिए। जैसे कि ये हो गया, यहाँ मान लीजिए कि ये सारे क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, हीलियम के एटम है। ये सारे अट्रैक्ट करते पूरा क्या कर दिया, एक गोल सा शेप बना लिया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम और जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाए गए, यानी हाइड्रोजन के एटम पाए गए, उसको बोल दिया गया कोर। और जहाँ पे थोड़े कम पाए गए उसको बोल दिया गया आउटर लेयर। यानी कि किसी भी स्टार के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ये हो गया तो आपका कोर हो गया, और ये हो गया आपका आउटर लेयर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम पाया जाता है, गैस सबसे ज़्यादा गैस। यहाँ पर थोड़ा कम पाया जाता है, यानी कि यहाँ की डेंसिटी थोड़ी कम होती है और यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कोर की, ठीक। और ये पूरा एक गोल से बना लिए। तो एक क्या बन गया, एक गोल सा पिंड, एक गोल सी बॉडी बन गया। ऐसा लग रहा है कोई गोल प्लैनेट है उस तरीके से। तो अब ये हमारा बन गया, स्टार बन गया। अब इसके अंदर, अब स्टार तो बन गया, अब इसके अंदर लाइट कैसे आया। जैसे हमारा सन भी एक स्टार है, लेकिन सन कितना तेज़ चमकता है, धूप जैसा लगता है गर्मी दिनों में जल जाएगा शरीर। तो इसके पास कहाँ से इतना आया स्टार, इसके सन के पास इतनी लाइट्स कहाँ से आई। तो आप समझते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन एटम को जब आपस में जोड़ दिया जाए तो एक हीलियम का एटम बना देता है और एनर्जी रिलीज करता है। बस यही आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक। 2 हाइड्रोजन के एटम को आपस में मिलाने से एक हीलियम बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। यानी एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, यानी गर्मी पैदा हो जाता है, इससे हीट
खूब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होने लगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बहुत पास थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा, यहाँ की डेंसिटी हाई थी, बहुत ज़्यादा पास थे, यहाँ पर भी थे लेकिन इससे थोड़े कम थे। तो कोर में बहुत ज़्यादा पास थे, इतने ज़्यादा पास थे एक दूसरे को एकदम चढ़ के एक दूसरे से मिल गए। मिलने के बाद दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल गए तो मिलके एक नया एटम बन गया, हीलियम बन गया, समझ रहे हैं ना, हीलियम का एटम बन गया। तो दो हाइड्रोजन से हीलियम बना और क्या होने लगा, एनर्जी क्रिएट होने लगा। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो एक दो तो हाइड्रोजन के एटम है नहीं, पूरा कई लाख गुना, धरती से कई लाख गुना बड़ा, इतना बड़ा बाउंडर है हाइड्रोजन एटम्स का। तो अब सोचिए कितना ज़्यादा हीट जनरेट हुआ होगा, समझ रहा है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनने लगा और हीट पैदा करने लगे, और यही प्रोसेस चलता रहा। इसी प्रोसेस की वजह से पूरे जितने भी स्टार्स हैं सबके अंदर क्या है, लाइट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोर में ही ये चल रहा है, ये यहाँ पर भी आउटर लेयर में भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा हीट है, समझ रहे हैं। और यहाँ का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है। यहाँ पर भी आप यहाँ के सूरज के आप ही बहुत दूर, आप यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उतने में जल जाएंगे आप, सूरज के छूने की बात ही अलग है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये स्टार्स कैसे बनते हैं। अब इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, ये मरते कैसे हैं। तो देखिए माना जाता है कि लगभग 10 बिलियन ईयर, यानी कि 100 करोड़, 1 बिलियन में 100 करोड़, तो यानी कि 10 बिलियन में 1000 करोड़, 1000 करोड़ साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। हाइड्रोजन जलता रहेगा, हीलियम बनता रहेगा और गर्मी पैदा करता रहेगा, हीट पैदा करता रहेगा, और हम लोग आराम से ठंडी में धूप का मज़ा लेते रहेंगे, ठीक है। लेकिन 10 बिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा, 10 बिलियन ईयर्स के बाद सारा हाइड्रोजन तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आप घर में सिलेंडर लेके आते हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 20 दिन, सबके अपने अपने घर के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से सिलेंडर चलता है, ठीक। उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा सिलेंडर आपको लेके आना पड़ता है, उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप छोटे वाले सिलेंडर में बनाते हैं तो आपको उसको भरवाना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक न एक दिन सारा गैस तो ख़त्म हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन जल जाएगा, हीलियम में बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये सारे ही लगभग 10 बिलियन ईयर्स के बाद सारे ही स्टार्स के साथ ऐसा होगा। सबके पास अपना जो ईंधन है, फ्यूल है, वो ख़त्म हो जाएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या होगा उसके बाद ये होगा कि वो स्टार हो जाएगा, जाइंट रेड बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे समझिए क्या होगा, सारा ये ख़त्म हो गया, कोर में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए आउटर लेयर में जल्दी नहीं ख़त्म होगा क्योंकि यहाँ पर उतना फ्यूजन नहीं हो रहा है जितना कि यहाँ फ्यूजन हो रहा है। यहाँ के हाइड्रोजन धीरे धीरे जल के हीलियम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जल के हीलियम बना रहे हैं। तो आउटर लेयर में नहीं ख़त्म होगा, यहाँ कोर में थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि 90% ख़त्म हो गया कोर में, बस 10% ही बच गया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर हीलियम बच गया बहुत ज़्यादा। वाह, क्या बचा, बहुत ज़्यादा हीलियम। तो हीलियम क्या करेगा, हीलियम तो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा भारी गैस है, तो हीलियम हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे है, आउटर लेयर में, तो इनको अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक, कोर। लेकिन आउटर लेयर में भी क्या है, आउटर लेयर में है आपका हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन अब क्या होने लगा, ये जलने लगे। अब यहाँ के हाइड्रोजन जल करके अब बहुत ज़्यादा और हीलियम बनाने लगे। तो अब यहाँ पे चीज़ जब जलने लगेगा तो यहाँ की हीट बढ़ जाएगी, यहाँ की गर्मी बढ़ जाएगी। जहाँ की गर्मी बढ़ेगी तो आप देखे होंगे कि जब दूध को गर्म करते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि उबलने के बाद दूध उफान मार के ऊपर आने लगता है। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाती है, इतना हीट बढ़ जाती है कि अब वो ऊपर आने लगता है, उसका साइज़ बढ़ने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो स्टार है इसका भी साइज़ बढ़ने लगेगा क्योंकि आउटर लेयर में अब बहुत ज़्यादा फ्यूजन होने लगा है, समझ रहे हैं। पहले आउटर लेयर में उतना फ्यूजन नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फ्यूजन आउटर लेयर में हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी साइज़ बढ़ने लगेगी, ठीक है। और बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि ये जैसे अगर कोई उसके आसपास जो भी प्लैनेट है या कोई और स्टार है उनको आपस में उनको निगल लेगा। जैसे कि हमारा सन है, जब ये रेड जाइंट बनेगा यानी इसकी साइज़ बढ़ेगी तो ये शुरू के 4 जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से, आपका मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, ये चारों हुए, इनको साइज बढ़ के एकदम निगल लेगा आपस में, मतलब अपने में समेट लेगा। तो अब ये बन जाएगा क्या, रेड जाइंट। और ये रेड जाइंट तक सफ़र सारे ही स्टार्स तय करेंगे। माना जाता है कि सन रेड जाइंट नहीं बनेगा, लेकिन रेड जाइंट जैसा कुछ बनेगा, लेकिन रेड जाइंट ही बनेगा। यहाँ तक का सफ़र सारे स्टार तय करेंगे, रेड जाइंट तक का। इसके बाद का जो सफ़र है रेड जाइंट से, वो
स्टार्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सूरज या सूरज से थोड़े से बड़े साइज तक के जो स्टार हैं वो रेड जायंट बनेंगे। अब इसके बाद वाले क्या होंगे, तो अब देखिए, अब सूरज से अगर कोई 10 गुना बड़ा स्टार है तो वो रेड जायंट नहीं बनेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए सूरज के अंदर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जल रहा था और हीलियम बना रहा था, फिर रेड जायंट बना। ठीक, अब सूरज इतना बड़े स्टार्स की पहले बात कर लेते हैं। अब रेड जायंट बनने के बाद अब क्या होगा, हाइड्रोजन तो सारा जल गया है, हीलियम बन गया है। अब हीलियम भी जलने लगेगा, यानी कि 2 हीलियम को अगर जलाया जाए, 2 हीलियम को जलाया जाए तो 1 कार्बन मिलेगा और क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो अब इनके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल था इतना ज़्यादा था कि वो हीलियम के एटम को खींचने लगा। और हीलियम के एटम जब किसी चीज़ को आप खींच रहे हैं तो तेज़ी से आपकी तरफ आएगा। आपके पास बहुत ताकत है, किसी को झटके से एकदम खींच दी, एकदम तेज़ी से आपके पास आया। तो कुछ एकदम तेज़ी से जब आएगा तो इतना ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, बहुत ही हाई स्पीड में आ रहा है, तो एकदम वो गर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं, देखते हैं कि कभी कभी गर्म हो जाती है, या कोई भी चीज़ खूब देर तक खूब हाई स्पीड में चलता है तो गर्म हो जाता है। उसी तरीके से इतनी तेज़ी से इनको खींचेगा इनका ग्रेविटेशनल पुल कि वो क्या होगा, एकदम टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आग लग जाएगी। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से पहले तो हाइड्रोजन को खींच करके आग पैदा हो गया, तो हीलियम जल गया। अब हीलियम को भी इतना तेज़ी से खींचेगा ग्रेविटेशनल पुल कि उसके अंदर भी आग लग जाएगी और वो भी जलना शुरू हो जाएगा। तो अब वो क्या बनेगा, जल के कार्बन बनेगा। ठीक है, कार्बन बनेगा और क्या पैदा करेगा, एनर्जी। पर जब जलेगा तो हीट तो पैदा होगी ही होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जलेगा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखिए कि हाँ, 2 हाइड्रोजन जब फ्यूज करेंगे तो हीलियम बनेंगे, हीलियम जब फ्यूज करेगा तो कार्बन बनेगा। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा हीलियम भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, पहले यहाँ समझते हैं, वो हीलियम जल के कार्बन बनेगा तो एक बार फिर से क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। जो स्टार है, जो कि आउटर लेयर में क्या है, आउटर लेयर में हीलियम बचा हुआ और ये हीलियम जल रहा है और हीलियम जल के कार्बन बन रहा है। तो आउटर लेयर एक्सपेंड करेगा तो एक बार फिर से साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने के बाद फिर से जब सारा हीलियम जल गया, कार्बन बच गया, तो फिर साइज घट जाएगा अपने आप। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से साइज घट जाएगा। लेकिन अब इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा नहीं होती है कि अब उससे ज़्यादा कार्बन को भी जला सके। तो अब यहीं पर ये रुक जाएंगे और यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे वाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना। जो बौना क्यों कहेंगे, क्योंकि अब आउटर लेयर सारा जल जुल के ख़त्म हो चुका। अब आउटर लेयर में ना हीलियम बचा है और ना हाइड्रोजन बचा है, तो आउटर लेयर ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ कोर बच जाएगा। ये सिर्फ कोर ये हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ कार्बन बच जाएगा और थोड़ा बहुत हीलियम बच जाएगा, जो हल्का फुल्का जलता रहेगा और हल्का फुल्का लाइट पैदा करता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइट। वाइट का मतलब एक वाइट रोशनी निकलेगी इसमें से, और चूँकि ये बौना होगा इसलिए ड्वार्फ बोलते हैं। आउटर लेयर उसका ख़त्म हो चुका है जल के, इसीलिए इसको ड्वार्फ बोलते हैं। तो इसमें से हल्की फुल्की रोशनी निकलती रहेगी। क्यों निकलती रहेगी, क्योंकि जो बचा कुचा जो भी हीलियम हाइड्रोजन है वो हल्का फुल्का फ्यूज होता रहेगा। ठीक है, समझ गया? अब ये हो गया सूरज तक के बड़े स्टार्स के साथ ये कहानी होगी। अब सूरज से बड़े वालों के साथ क्या होगा, अब देखिए, सूरज से बड़े स्टार यानी 10 गुना या 20 गुना बड़े स्टार हों, उनको माना जाता है 10 गुना, कुछ लोग 20 गुना कहते हैं, कुछ लोग 8 गुना भी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है पैरामीटर। तो हम लोग सेफ साइड में लेके चलते हैं 10 गुना। एग्जैक्ट क्यों नहीं पता यार, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े ये बॉडी हैं, हम लोग, हमारी औकात बहुत छोटी है यार इंसानों की। अब इन पर इतना रिसर्च नहीं हो पाया है, समझ रहे हैं ना। हम लोग बस एक थ्योरी देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी क्या ये 100% सही है, इसके लिए हम लोग नहीं बता सकते क्या ये 100% सही है कि नहीं है। लेकिन अब सब लोग पूरी दुनिया में ये लोग मान रहे हैं, एग्जाम वगैरह में पूछता है तो हम लोग भी मान ही ले, इसी में भलाई हम लोग की भी काम चला है, जब तक काम चल रहा है तब तक। तो अब देखिए, सूरज से 10 गुना बड़े स्टार्स के साथ क्या होगा। सूरज से 10 गुना बड़े स्टार्स के साथ ये होगा कि उनका साइज तो बहुत बड़ा होगा। जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल। तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होगा, यानी ग्रेविटेशनल पुल बहुत बड़ा होगा। यानी कि हाइड्रोजन को फ्यूज कर देगा, इतना ग्रेविटेशनल होगा, यानी हाइड्रोजन को जला देगा, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होगा उनके अंदर। चलो भाई, हाइड्रोजन तो जल गया, हीलियम को भी जला देगा। हाँ, हीलियम भी जल गया। हीलियम जल गया, क्या बना, कार्बन बना। अब इतना ज़्यादा हमारा जो सूरज है वो कार्बन को नहीं जला पाएगा, इतना ताकत नहीं है। लेकिन बाकी जो स्टार है जो सूरज से बड़े हैं वो कार्बन को भी जला देंगे, समझ रहा है। तो कार्बन को जला देंगे
तो अब कार्बन जल के क्या बनेगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को उसको भी जला देंगे, उसके बाद ऐसे करते 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 कहाँ तक जलाएंगे, लोहे तक, जब तक ये आयरन ना बन जाए, Fe तक। ठीक है, अब इनके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि इन सबको जलाते हुए आयरन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आयरन यानी कि फ्यूज करते हुए, न्यूक्लियर फ्यूजन करते करते आयरन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है पावर कि अब आयरन को भी जला सके। लेकिन ये किन स्टार्स की बात कर रहे हैं, जो सूरज से या तो 10 गुना बड़े हों, 10 गुने से ज़्यादा बड़े हों, और एक चंद्रशेखरन लिमिट होती है कि अगर उनका साइज 1.4 और 5, यानी कि सूरज अगर उनका कोर का साइज, कोर क्या होता है, ये कोर हो गया आपका और ये आउटर लेयर है, यानी कि सिर्फ कोर का साइज सूरज से या तो 1.4 गुना से बड़ा हो और 5 गुने से छोटा हो। सिर्फ कोर का साइज, पूरा साइज तो 10 गुने से भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 10 गुना और पूरा, लेकिन सिर्फ कोर का साइज है, यानी कि ये कोर छोटा होता है, आउटर लेयर बहुत बड़ा होता है। तो जैसे कोर का साइज है वो सूरज के पूरे साइज से या तो 1.4 गुने से ज़्यादा बड़ा हो और 5 गुने से कम होना चाहिए। 1.4 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, या 5 गुने के बराबर या उससे कम होना चाहिए, 5 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं चंद्रशेखरन लिमिट। हमारे जो चंद्रशेखरन जी थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ था। तो और उतना बड़ा स्टार है जिसका कोर सूरज के पूरे मास से 1.4 गुना है, 1.4 से लेकर 5 तक के बीच में, इसी रेंज में है। तो वो स्टार क्या बन जाएंगे, वो स्टार जलाते 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 इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा कि वो आयरन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, अब आयरन के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि यार हर चीज़ का अंत होता है, समझ रहे हैं ना। ये नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो चाहे वो स्टार हो चाहे वो इंसान हो, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा उनके पास कि वो सबको जलाते जलाते आयरन तक पहुंच जाएंगे और आयरन को नहीं जला पाएंगे, आयरन को फ्यूज नहीं कर पाएंगे और वहीं रुक जाएंगे। ठीक, और वहाँ पर रुकने के बाद अब ये बन जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार। क्या बन जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे स्टार्स जो इस रेंज के बाहर के हों, यानी कि 5 से ऊपर के हों, जिनका सिर्फ कोर का मास सूरज के पूरे मान से 5 गुने ज़्यादा हो। अब पूरा मास तो कोर का और आउटर लेयर दोनों मिला दिया जाएगा तो 20 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन सिर्फ कोर का मास सूरज के पूरे मास से 5 गुना ज़्यादा हो, समझ रहे हैं। यानी कि समझिए उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वो सूरज से 5 गुना बड़ा है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, सिर्फ बीच वाला हिस्सा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक अंडा को समझते हैं, बीच में जर्दी होती है पीले रंग की, और बाहर क्या होता है, आउटर लेयर होता है, बाहर सब वाइट उसका होता है। तो ये समझ लीजिए कि बीच वाला पीले वाला हिस्सा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया, किससे, सूरज से कम 5 गुना बड़ा हो गया, सिर्फ बीच वाला हिस्सा। तो इस तरीके से समझ लीजिए। तो अब हाँ, अब उनके साथ क्या होगा, वो भी फ्यूज करते करते जलाते 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 आयरन तक पहुँचेंगे। ठीक है, आयरन के बाद उनका भी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो आयरन को फ्यूज कर सके, लेकिन उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा कि वो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपने में खींचने लगेंगे। उनकी डेंसिटी यानी कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसमें एकदम गजर 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 एकदम लोहा भरे हुआ है, एकदम लोहा निकल सब एकदम ठूस ठूस के एकदम दबा के भर दिए एकदम, समझ रहे हैं ना। किसी चीज़ को एकदम ठूस ठूस के भर देना, उसी तरीके से लोहा, निकल, ये सब जो एलिमेंट एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं उनके अंदर। और उसकी वजह से क्या होगा कि इतना ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल पुल होगा कि अब उनके आसपास कुछ भी चीज़ें हो, कोई प्लैनेट हो, कोई और स्टार हो, कोई चीज़ हो, समझ रहे ना, सबको अपने में खींचता रहेगा, खींच लेगा। कुछ भी दिखा आसपास जा रहा है तुरंत खींच लेगा, अपने में मिला लिया। ठीक, और इवन लाइट, जो लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, माना जाता है कि वो इतनी तेज़ी से लाइट भागता है कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो जो बनेगा, यानी कि जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, वो लाइट को भी अपने में खींच लेगा और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल, यानी कि वो स्टार ब्लैक होल बन जाएगा। अगर वो सूरज के बराबर का है तो रेड जाइंट बनेगा और रेड जाइंट के बाद एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अगर वो 10 गुने से ज़्यादा बड़ा है और उसका सिर्फ कोर सूरज से 1.5 गुने से लेकर 5 गुने तक का बड़ा है तो वो क्या बन जाएगा, रेड जाइंट बनेगा। और रेड जाइंट के बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन उसका कोर 5 गुने से भी ज़्यादा बड़ा है, पूरे सूरज के मास से, पूरे सूरज के साइज से 5 गुने से ज़्यादा बड़ा है, तो अब वो क्या बन जाएगा, रेड जाइंट बनेगा। और रेड जाइंट के बाद क्या बनेगा, वो बन जाएगा ब्लैक होल बन जाएगा।
तो इस तरीके से सूरज का, इसी तरीके से पूरे सन का और स्टार का, मीन जितने भी स्टार हैं, हमारे स्टार का नाम सन है जो हमें धूप देता है, तो सारे स्टार की यही कहानी है। सब रेड जाइंट तक बनेंगे और उसका रेड जाइंट के बाद अपने अपने साइज़ के हिसाब से अपना अपना सफ़र तय कर। अब हमारा जो सूरज है क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन ये कब तक वाइट ड्वार्फ रहेगा, उसका मैंने क्या बताया था आपको, तो इसके अंदर जो कार्बन है और कार्बन बच जाएगा, और कार्बन के बाद क्या बच जाएगा, इसमें हल्का फुल्का जो हीलियम है वो जल रहा होगा, तो उसकी वजह से थोड़ी चमक रहेगी, तो उसको इसी की वजह से एक वाइट रोशनी निकलेगी। लेकिन जब सारा हीलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम ही कार्बन बच गया तो क्या होगा, तब ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ब्लैक होल नहीं बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। क्यों बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, क्योंकि अब तो सारा ही हाइड्रोजन हीलियम सब कुछ जल गया इसके अंदर, और ये कार्बन को जलाने के लिए इतनी ताकत ही नहीं है इसके अंदर। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब इसमें से लाइट निकलेगी ही नहीं। लाइट नहीं निकलेगी तो कार्बन क्या होता है, काले रंग का होता है, आप देखते ही हैं। तो वो काले रंग का एक ड्वार्फ बन जाएगा, एक बॉन बन जाएगा, उसको बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। यही होगा सारे स्टार्स का लाइफ साइकिल, और ऐसे ही सारे स्टार बनते हैं। सलमान भाई और करण जौहर साहब के लिए से माफ़ी चाहूँगा। देखिए स्टार ऐसे बनते हैं और ऐसे मरते हैं, ठीक है। अब बाकी लोग इंसान हैं, स्टार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक।